नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अरस्तू के अनुसार मध्यम मार्ग क्या है। बहुत एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी। ठीक है दोस्तों, मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी। 4 ऑप्शन आते हैं, तो अपने में से एक ऑप्शन अलग करना पड़ता है और वह है अरस्तू। दोस्तों, तो मध्यम मार्ग की शब्दावली किसने दी? अरस्तू ने दी थी दोस्तों। ठीक है, मध्यम मार्ग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं परिवार के बारे में कि उसने परिवार के बारे में क्या बोला। दोस्तों, प्लेटो का शिष्य कौन था बताइए? अरस्तू था। कौन था दोस्तों? अरस्तू था। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तू था। तो अरस्तू के ऊपर प्लेटो का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था दोस्तों। प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। और प्लेटो के अकॉर्डिंग साम्यवाद 2 प्रकार से था। संपत्ति विषयक साम्यवाद, और दोस्तों दूसरा है परिवार या फिर पत्नियां विषयक साम्यवाद। दोस्तों, तो प्लेटो ने साम्यवाद की बात की और साम्यवाद में संपत्ति का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद, हम ये कह सकते हैं परिवार का साम्यवाद। दोस्तों, तो अरस्तू जो आता है, जब उसका चेला बनता है अरस्तू, जब उसके एक शैक्षणिक अकादमी के अंदर जब प्रवेश लेता है तो अपने गुरु का प्रभाव पड़ता है। और उस समय तो उसने साम्यवाद का, हो सकता है कि जब उसने पढ़ाई की तो उसने समर्थन किया होगा, लेकिन जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में अपने हिसाब से जब वो विचार देता है अरस्तू, तो साम्यवाद के सिद्धांत की क्या कर देता है? आलोचना कर देता है। प्लेटो के साम्यवाद का बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दिया दोस्तों? खंडन कर दिया। ठीक है, समर्थन नहीं किया। और ये कहता है कि परिवार के लिए निजी संपत्ति भी आवश्यकता है और परिवार भी आवश्यकता है। यानी कि साम्यवाद के सिद्धांत को खंडन करके वो ये कहता है कि परिवार आवश्यक है और परिवार के लिए, परिवार का भरण पोषण के लिए निजी संपत्ति भी आवश्यक है। इसका मतलब दोनों को वह अपने विचारों में लागू कर रहा है। तो सबसे पहले परिवार आएगा। जब परिवार की उत्पत्ति होगी तो मेरे दोस्तों संपत्ति की उत्पत्ति भी होगी। जहां परिवार होगा वह संपत्ति भी होगी दोस्तों। इस प्रकार से उसने प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। और साम्यवाद में दो चीज थी, परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद। इनको वह अपने राज्य के अंदर लागू कर रहा है। अरस्तू काइनोनिया जो मैंने बताया था राज्य, वहां लागू कर रहा है। तो परिवार के लिए संपत्ति बहुत जरूरी होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं, आपसे पूछा जाए किसी कंपटीशन के अंदर दोस्तों कि परिवार क्या है। देखो दोस्तों, अरस्तू ने कहा था कि परिवार मिलकर क्या बनते हैं? गांव बनते हैं। ठीक है दोस्तों, गांव बनते हैं और गांव मिलकर क्या बना? राज्य बना। और राज्य का उसने क्या नाम दिया? काइनोनिया। क्या नाम दिया? काइनोनिया नाम दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो अरस्तू क्या कहता है कि सबसे पहले परिवार की उत्पत्ति हुई। जब परिवार के अंदर लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो लोगों ने एक बड़ा गांव बनाया। ठीक है, तो गांव में लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की तमाम प्रकार का सर्वांगीण विकास नहीं हो सका, तो उन्होंने एक बड़ा समाज बनाया जिसको राज्य कहा जाता है, और अरस्तू उसको काइनोनिया कहता है। तो इस प्रकार से परिवार से ग्राम बने और ग्राम से क्या बने? राज्य बने। तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो प्राकृतिक क्रिया से, या हम ये कहेंगे स्वाभाविक प्रक्रिया से राज्य का निर्माण होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि परिवार क्या है। तो सबसे पहले जिस परिवार के बारे में अरस्तू ने चर्चा की उसके बारे में देखते हैं। परिवार के बारे में उसने त्रिकोणात्मक संकल्पना प्रस्तुत की। त्रिकोणात्मक अवधारणा, परिवार के बारे में त्रिकोणात्मक अवधारणा प्रस्तुत की।
ये आप ध्यान रखना, त्रिकोणात्मक अवधारणा प्रस्तुत की दोस्तों, वह परिवार के अंदर सबसे पहले बात करता है कि वह स्वामी, दास, स्त्री और बच्चों इनकी वह परिवार में बात करता है। त्रिकोणात्मक अवधारणा प्रस्तुत करता है, उसमें वह स्वामी, दास, स्त्री और बच्चों की बात करता है दोस्तों। तो बच्चे तो बाद में आते हैं, पहले पति पत्नी बनते हैं। वो कैसे, देखो, सबसे पहले जिस परिवार की बात करता है त्रिकोणात्मक अवधारणा के अंदर, वो कहता है कि लोग क्या करते हैं कि दो मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य की। दो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। पहली भौतिक आवश्यकता, ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है जनन आवश्यकता, काम की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो दो मूलभूत आवश्यकता होती है, भौतिक आवश्यकता और जनन आवश्यकता, आप समझ गए होंगे। और ये मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो होती है स्वाभाविक। क्या होती है? स्वाभाविक होती है, प्राकृतिक होती है। और इस मूलभूत आवश्यकता के कारण ही क्या होती है? परिवार की उत्पत्ति होती है। वो कैसे दोस्तों? महिलाएं, जो मनुष्य सबसे पहले अपनी मूलभूत जो भौतिक आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता करने के लिए लोग कहाँ गए? स्वामी के पास गए। स्वामी के पास कौन गए? दास गए। कौन गए मेरे दोस्तों? दास गए। ठीक है, अब स्वामी और दास का एक वर्ग बन गया। स्वामी और दास, ये भौतिक आवश्यकता के कारण इसकी तो उत्पत्ति हो गई। लोगों में काम भावना होती है, तो उसके लिए महिलाएं जो होती है, माताएं बहनियां जो होती हैं, माता बहनें जो स्त्रियां होती है, वो काम भावना के लिए इधर जाती है। या हम कह सकते हैं कि स्वामी इधर गए, दास इधर गए, तो एक तरह से रिश्ता हो गया। तो रिश्ता हो गया तो क्या हो गया? इनसे संबंध हो गया, तो माता पिता बन गए। माता पिता का कॉन्सेप्ट सामने आया। जब माता पिता हो गए तो माता पिता के द्वारा बच्चों का कॉन्सेप्ट सामने आया हमारे सामने। ठीक है। तो इस त्रिकोणीय अवधारणा से अब आप समझ गए होंगे त्रिकोणीय अवधारणा क्या है। यहां स्वामी बैठा देते हैं सबसे ऊपर, स्वामी के नीचे दास और दास के नीचे यहां पर महिला, स्त्रियां। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने कांटेक्ट हुआ इस प्रकार से, ऐसे। और ये वाले जो कांटेक्ट होते हैं ये भौतिक आवश्यकता के लिए हुए हैं, भौतिक आवश्यकता वाला। और ये वाला जो कांटेक्ट होता है वो होता है जनन आवश्यकता के कारण, या फिर हम कह सकते हैं काम शक्ति की आवश्यकता के कारण। अरस्तु सबसे पहले जिस परिवार की बात करता है अरस्तु, वो यही है त्रिकोणात्मक अवस्था कि स्वामी और दास और स्त्रियों के इस त्रिकोणात्मक अवस्था को सबसे पहले वो परिवार की संज्ञा देता है। और परिवार के द्वारा महिलाएं यहां गई, तो महिला, स्वामी और महिला आपस में मिले तो क्या बन गए? माता पिता बन गए। यानी कि पत्नी और पति का रिश्ता हो गया, तो वो बच्चे हो गए तो माता पिता बन गए। तो इसका मतलब इस त्रिकोणात्मक अवस्था के द्वारा ही क्या है? स्वामी, दास, स्त्री और बच्चों का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो जिस त्रिकोणात्मक अवस्था की, जिस परिवार की बात सबसे पहले अरस्तु करता है, उसके अंदर तीन ही चीज शामिल है, स्वामी, दास और स्त्रियां। ऐसे परिवार की उत्पत्ति होती है। और जब परिवार के अंदर जब आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो दोस्तों गांव बनते हैं। गांव में जब आवश्यकता पूरी नहीं होती तो क्या होते हैं? बड़ा समाज बनता है, राज्य बनता है। ये सब स्वाभाविक क्रिया है। तो राज्य का जो प्रोसेस है बनने का, वह भी क्या है? स्वाभाविक है दोस्तों। हम मध्यम मार्ग के बारे में बात करते हैं। मध्यम मार्ग वह तीन प्रकार से मध्यम मार्ग की बात करता है दोस्तों। एक तो है परिवार में, दूसरा संपत्ति, तीसरा बात करें हम राजनीतिक, या फिर हम कह सकते हैं संविधानिक। इसको अपन राज्य भी कह सकते हैं। राज्य की अवधारणा में
मध्यम मार्ग, ठीक है। तो राजनीतिक कह सकते हैं, पहले पारिवारिक मध्यम मार्ग क्या होता है, संपत्ति के बारे में मध्यम मार्ग क्या होता है, और राजनीति के बारे में मध्यम मार्ग क्या होता है। सबसे पहले परिवार के बारे में देखते हैं। देखो, अरस्तु है वह परिवार को स्वाभाविक मानता है और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली जो पाठशाला होती है वह परिवार ही होती है। तो परिवार को सबसे पहले आवश्यक चीज माना है। राज्य की प्रथम इकाई क्या है, परिवार है। परिवार से ही राज्य का निर्माण होता है। तो परिवार के अंदर क्या चाहिए मेरे दोस्तों, वो स्वामी ये कहता है कि परिवार जो है परिवार, ये परिवार बन गया। एक परिवार के अंदर मान लीजिए 10 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति है, जो भी है, तो एक परिवार के अंदर ज़्यादा व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, तो परिवार के बारे में ये कहता है मध्यम मार्ग की अवधारणा के अंदर कि परिवार में ज़्यादा मोह नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा मोह नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा प्यार नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा लगाव नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लगाव भी क्या होता है, परिवार के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, हानिकारक होता है। ये अरस्तु का कॉन्सेप्ट है कि परिवार के अंदर ज़्यादा सदस्य घुल मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, यानी कि ज़्यादा मोह रहना, ज़्यादा लगाव रखना और ज़्यादा घुलना मिलना, ये परिवार के लिए ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए राज्य को चाहिए कि समय समय पर ऐसे कानून बनाए जो परिवार के ऊपर नियंत्रण मेरे दोस्तों नियंत्रण कर सके, अर्थात परिवार के ऊपर नियंत्रण रख सके। ठीक है दोस्तों, परिवार में किस प्रकार से नियंत्रण, एक तो ज्यादा मोह न रहे और परिवार की जो आवश्यकता है वह राज्य पूरा करते रहे। एक तरह से पारिवारिक जो नियम होते हैं उनके ऊपर वो लागू करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु का यह कहना है कि परिवार में जब ज्यादा सदस्य होते हैं तो उनके बीच में मोह हो जाता है, ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। तो इस प्रकार से परिवार को क्या है, हानि पहुंचती है। परिवार क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए राज्य को समय समय पर परिवार की समस्याओं के ऊपर भी कानून नियम बनाने चाहिए, उनके ऊपर भी क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। कोई परिवार दूसरे परिवार के ऊपर कभी हावी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, जहां हावी वाली बात है उसके बारे में अरस्तु कहीं ना कहीं कहना चाहता है हमें कि एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर परिवार के ऊपर नियंत्रण रख रहा है राज्य के द्वारा, यही उसका क्या है, मध्यम मार्ग है। यही क्या है, उसका मध्यम मार्ग है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि परिवार ज्यादा बड़ा न हो, परिवार के अंदर परिवार में ज्यादा मोह न हो। जब मोह होगा तो परिवार क्या होगा, विचलित होगा। और उस विचलित चीज को ही दूर करने के लिए उसने मध्यम मार्ग का क्या किया, अनुसरण किया। और ये मध्यम मार्ग कौन अपनाएगा, राज्य। यानी कि राज्य जब परिवार के ऊपर नियंत्रण रखना लग जाएगा तो हम उसको अरस्तु के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मध्यम मार्ग कहते हैं। संपत्ति के बारे में बात करते हैं। अरस्तु जब परिवार हो गया तो संपत्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करने के लिए निजी संपत्ति बहुत जरूरी है। इसलिए परिवार के लिए निजी संपत्ति बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दो चीज सामने निकल के आती है। एक तो निजी संपत्ति की बात करता है कौन, अरस्तु, कि निजी संपत्ति कमाएंगे उनके पास रहेगी। दूसरी ये कहता है कि निजी संपत्ति यदि आवश्यकता से ज़्यादा रहेगी, यदि निजी संपत्ति आवश्यकता से ज़्यादा रहेगी, जो कि मैंने वर्ग बनाए थे 1, 2, 3 और 4। समाज में संपत्ति के आधार पर जो 4 प्रकार के वर्ग थे, यदि वो 4 प्रकार के वर्गों के अनुपात में कोई संपत्ति ज़्यादा रहेगी तो उस संपत्ति के ऊपर क्या करेगा, राज्य नियंत्रण रखेगा, राज्य कंट्रोल रखेगा। तो निजी संपत्ति रखो, उतनी रखो जिस प्रकार से वर्ग बनाए गए हैं। वो कैसे दोस्तों, जैसे
एक नंबर का जो वर्ग है उसका मतलब ये है कि बिल्कुल गरीब व्यक्ति जो रात दिन में कमाता है रात को खाता है वह है, ठीक है। तो वह व्यक्ति मान लीजिए दिन के अंदर मजदूरी करता है तो उसको मिलते हैं 100 रुपये। कितने मिलते हैं? 100। तो इस वर्ग को दुगुना मिलना चाहिए 200, इसको इससे तिगुना 300 मिलना चाहिए और इसको 400 मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो दिन में 100 रुपये कमाता है तो एक अमीर से अमीर व्यक्ति अरस्तु के अकॉर्डिंग कितना रुपया कमाएगा? 400 रुपया। यानी गरीब व्यक्ति का 4 गुना ही वह पैसा कमा सकता है। यदि इस अनुपात में 1, 2, 3, 4 के अनुपात में किसी के पास पैसा ज्यादा है तो उसके ऊपर राज्य के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाएगा, राज्य के द्वारा नियंत्रण में किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो अरस्तु कहता है कि संपत्ति के ऊपर लोगों का अपना अधिकार होगा, अपना स्वामित्व होगा। तो स्वामित्व है, अपने अपने वर्ग के अकॉर्डिंग उसके स्वामित्व है कि आप इतना ही पैसा रखोगे, ये उनका स्वामित्व है, उनकी संपत्ति पर खुद का अधिकार है लोगों का। लेकिन एक निश्चित अनुपात के बाद में जब वो ज्यादा हो जाती है संपत्ति तो उसको राज्य हड़प लेगा, राज्य उसके ऊपर नियंत्रण करेगा। तो राज्य उसके ऊपर नियंत्रण करके उसका उपयोग सामूहिक रूप से करता है, सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए तो अरस्तु क्या कहते हैं कि निजी अधिकार, निजी स्वामित्व और सार्वजनिक उपयोग के बारे में बात करता है कि संपत्ति का उपयोग कैसा किया जाए। तो यहाँ पर निजी संपत्ति के बारे में बात करता है और राज्य के द्वारा निजी संपत्ति के ऊपर कंट्रोल की बात करता है, नियंत्रण की बात भी करता है। इसलिए वो क्या है? मध्यम मार्ग है। राजनीतिक चीज कैसे दोस्तों? राजनीति में बात करते हैं हम, संविधान का चक्र बताया अरस्तु ने, हालांकि अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है राजनीति में दोस्तों? अरस्तु क्या है कि एक संविधान की कल्पना कर रहा था कि सबसे अच्छा संविधान कौन सा है। काफी उसने संविधान बदले और अंत में उसने निष्कर्ष पाया कि सबसे अच्छा संविधान कौन सा हो सकता है? संयंत्र तंत्र। संयंत्र तंत्र जिसको पॉलिटी का नाम दिया अरस्तु ने, जिसको क्या नाम दिया? पॉलिटी। आपसे पूछा जाए कि अरस्तु के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा संविधान क्या है? संयंत्र तंत्र या पॉलिटी नाम देता है। वो कहता है कि इस संयंत्र तंत्र में क्या होना चाहिए? मध्यम मार्ग होना चाहिए, किसी प्रकार की निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें सभी लोग क्या है, सभी लोगों की भागीदारी हो, सभी लोग आसानी से प्रतिनिधित्व बन सके, सभी लोग आसानी से वोट दे सके, मतलब सब सुख शांति रहे। ऐसा संविधान की उसने कल्पना की थी। तो दोस्तों मध्यम मार्ग के अंदर देखें तो संयंत्र तंत्र के अंदर 2 संविधानों का जो मिला जुला रूप है उसकी बात करता है कि धनिक तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। प्रजातंत्र को मेरे दोस्तों भीड़ तंत्र भी कहा जाता है, भीड़ तंत्र, ठीक है। ओलिगर्ची, धनिक तंत्र को क्या बोलते हैं? ओलिगर्ची, ओलिगर्ची, ओलिगर्ची। और ये इसको डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर वह कहता है कि धनिक तंत्र भी नहीं होना चाहिए और प्रजातंत्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग निरंकुशता से भरे हुए हैं, ठीक है। तो धनिक तंत्र भी नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र भी होना चाहिए। इनका बीच का मार्ग वाला जो संविधान है वह होना चाहिए संयंत्र तंत्र दे, ठीक है। तो ये कहता है कि इस संयंत्र तंत्र में इन संविधानों की तरह जो निरंकुशता होती है, जनता में जो जनता नाखुश होती है ऐसे संविधानों से, तो हमें एक ऐसे संविधान की कल्पना करनी है। हमें ऐसे संविधान की आवश्यकता है जहां पर लोग आराम से रहे, जहां पर किसी प्रकार की निरंकुशता न रहे। तो वह है अरस्तु की अवधारणा के अनुसार, अरस्तु के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? संयंत्र तंत्र है, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है और इसी को ही वह सर्वश्रेष्ठ संविधान की संज्ञा देता है दोस्तों। और यही उसका क्या है? मध्यम मार्ग है। अर्थात दो संविधानों के अंदर से बीच का कॉन्सेप्ट उठाकर उसने कहा है कि ये इन दोनों ही नहीं होनी चाहिए, दोनों का बीच का मार्ग होना चाहिए जिसमें कि लोग सुख शांति से रह सके। वह संयंत्र तंत्र है, जिसको वह पॉलिटी नाम देता है। और इसको वह संयंत्र तंत्र को
और इसलिए वह यही उसकी मध्यम मार्ग की अवधारणा है, यही उसकी मध्यम मार्ग की अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, इसी को वह स्वर्णिम मध्यम मार्ग कहता है, स्वर्णिम मध्यम मार्ग कहता है, मध्यम मार्ग कहता है कि लोग इसी राजनीति के द्वारा, इसी संविधान के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समाज लोगों का भला हो सकता है। तो हमें स्वर्णिम मध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए दोस्तों, जिसको वह क्या नाम दे दिया, गोल्डन मीन, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं गोल्डन मीन दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों मध्यम मार्ग की अवधारणा। तो मध्यम मार्ग उसने 3 क्षेत्रों में दिया था। पहला परिवार याद रखना, संपत्ति याद रखना और राजनीति याद रखना। परिवार में कैसे किया, परिवार के ऊपर भी कंट्रोल है राज्य का। संपत्ति में मध्यम मार्ग कैसे किया, क्योंकि संपत्ति के ऊपर भी राज्य का क्या है, कंट्रोल है। और संविधान जो ऐसा उसने कल्पना की जिसमें 2 संविधानों का मिलता जुलता रूप है, तो कहीं ना कहीं उसने क्या है कि मध्यम मार्ग की कल्पना की है। वो मध्यम मार्ग की कल्पना 3 चीज़ों में है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले।